लोक प्रशासन एवं उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का स्वागत। हम विकास प्रशासन पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने विकास प्रशासन पर फ्रेड डब्ल्यू रिग्स के विचारों का अध्ययन किया था। आज हम विकास प्रशासन पर रॉबर्ट चैम्बर्स के विचार जानने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट चैम्बर्स जो है वो विकास प्रशासन को एक अलग परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। अभी तक जो भी विकास प्रशासन के बारे में जो धारणा बनाई गई या विचारकों के देखने का जो दृष्टिकोण था, वह एक मॉडल के रूप में या एक हम कह सकते हैं प्रतिमान के रूप में विकसित किया गया दृष्टिकोण था। उसमें कुछ तर्क और मान्यताएं लेकर गई थी। मैंने तर्क और मान्यताओं के आधार पर विकास प्रशासन को एक घटना के रूप में देखा जा रहा था। यानी कि जब तक संरचनाओं का विकास नहीं होगा, संरचनाएं कार्यात्मक रूप से विशिष्ट नहीं होंगी और उनमें एकीकरण नहीं होगा, तब तक विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। यानी विकास प्रशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रशासनिक तंत्र का विकास करना पड़ेगा, और यदि प्रशासनिक सक्षमता में वृद्धि हो जाती है तो विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। ये एक दृष्टिकोण था। अब ये एक एलिटिस्ट कह सकते हैं आप, या सेंट्रलिस्ट व्यू है। एलिटिस्ट और सेंट्रलिस्ट कहने के पीछे उद्देश्य ये है कि यह जो दृष्टिकोण है वो ये मानकर चलता है कि हम केंद्र में बैठकर और समस्याओं के प्रति एक अपना दृष्टिकोण या हम कह सकते हैं समस्याओं के प्रति अपना एक नज़रिया विकसित करते हैं। हम उनमें से कुछ मूल्यों का चयन करते हैं, समस्याओं को सॉल्व करने की दृष्टि से, उनके समाधान की दृष्टि से हम किन्हीं मूल्यों का चयन करते हैं, और उस आधार पर हम क्या करते हैं कि एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक जो समस्या का क्षेत्र है, यानी कि जो धरातल पर जो समस्याएं हैं, वहाँ पर बैठकर हम फैसले नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर बैठकर न तो हम लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं और न ही हम तंत्र के किस प्रकार का तंत्र होना चाहिए या तंत्र जो है उसकी प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन सब विचारों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अर्थात रॉबर्ट चैम्बर्स जो हैं वो इस विचारधारा के विरुद्ध जाकर कहते हैं कि आप समस्या जहाँ उत्पन्न होती है, यानी कि जो कार्यक्षेत्र है, वहाँ जाकर समस्या को देखें, समझें। वहाँ जो लोग जो समस्या से ग्रसित हैं उनके विवेक का भी आप सहारा लीजिए, उनसे भी पूछिए कि भी वो समस्या को कैसे देखते हैं। सामान्यतः होता क्या है कि जो लोग जिस समस्या से ग्रसित हैं उनसे विचार विमर्श किए बगैर केंद्र में बैठे विशेषज्ञ समस्याओं को एक तकनीकी और कहते हैं ज्ञान और तकनीक की दृष्टि से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो समस्या है इसका हमने एक सैद्धांतिक विश्लेषण कर लिया, और जो हमारे पास उपलब्ध है तकनीक या उस तकनीक को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस तरह के विचार वो करते रहते हैं। लेकिन वो वहाँ नहीं जाते हैं वास्तव में जहाँ समस्या है, यानी समस्या जहाँ हो रही है वहाँ जाकर क्या करना चाहिए कि समझना चाहिए कि वास्तव में समस्या की प्रकृति क्या है। इसीलिए रॉबर्ट जो चैम्बर्स हैं वो परिप्रेक्ष्य व्युत्क्रमण की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ पैराडाइम, एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, रिवर्सल ऑफ पैराडाइम। यानी कि केंद्र से बैठकर और दूर स्थित जो समस्या क्षेत्र है उसको देखने के बजाय आप उस घटना स्थल पर जाएं। वहाँ जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं उस समस्या से, उससे आप मिले, उन लोगों के क्या विचार हैं, वो समस्या को किस रूप में देखते हैं, और उनसे राय लीजिए, और उससे आप वास्तविक जो समस्या है उसको समझ पाएंगे। तो जो भी आप योजनाएं बनाएंगे वो ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होगी। तो ये रिवर्सल ऑफ पैराडाइम है। यानी जो पहले पैराडाइम था वह एक तकनीकी और विशेषज्ञ दृष्टि से समस्याओं को केंद्र में बैठकर देख रहा था, और अब जो हो रहा है वह, यानी रॉबर्ट चैम्बर्स जिसकी वकालत कर रहे हैं वो ये है कि आप वहाँ जाएं जहाँ समस्या है,
लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को समझे, उनकी दृष्टि से समझे, उनके विवेक से समस्याओं के समाधान को जानने का प्रयास करें और उसके बाद आप अपनी विशेषज्ञता और तकनीक का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान कीजिए। तो ये बातें रॉबर्ट चैम्बर्स ने अपनी जो पुस्तक है, जैसा आपने देखा, पुटिंग द लास्ट फर्स्ट एज रूरल पॉवर्टी अनपरसीव्ड, ये पुस्तक उनकी जो प्रकाशित हुई थी उसमें उन्होंने अपने विचार परिप्रेक्ष्य व्युत्क्रमण यानी रिवर्सल ऑफ पर्सपेक्टिव की बात कही थी। तो ये जो रॉबर्ट चैम्बर्स हैं वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली को और आगे लेकर कह रहे हैं कि थिंक लोकली एज वेल एज थिंक ग्लोबली एंड देन एक्ट लोकली। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है, इसका अगर हम एक भाषा में परिभाषित इसको करना चाहें तो वो कह रहे हैं कि विशेषज्ञों द्वारा समस्या की वास्तविक पहचान और विकासपरक समाधान कार्यस्थल क्षेत्र स्थल पर स्थानीय लोगों के अनुभव और विवेक को शामिल करते हुए किया जाना चाहिए, न कि आयातित तकनीकों और विचारों द्वारा विकसित किन्हीं केंद्रीकृत प्रयोगशालाओं में। इसीलिए यह जो अप्रोच है, इसको हवाई जहाज़ की जगह हेलीकॉप्टर उपागम भी कहा जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य की जो खास बात होती है वो होती है कि इसमें विकास एक रेखीय न होकर बहुविविध होता है, अनुकूलित, लोक केंद्रित व सतत प्रकार का होता है। तो ये जो 4 शब्द हमने बताए, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई केंद्रीकृत योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें स्थान विशेष की जो विविधता होती है उसको हम अनदेखी कर देते हैं। हम एक समेकित योजना बनाते हैं जिसमें जो डिफरेंसेस हैं अलग अलग स्पेस के, उसको हम ओवरलुक करते हैं, जनरलाइज्ड हमारा प्लान बनता है। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट चैम्बर्स हैं वो इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें प्रत्येक स्थान की जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, एक विशिष्ट जो समस्या है, उसको ध्यान में रखकर हमको योजनाएं बनानी चाहिए और इस प्रकार ये जो योजनाएं होंगी वो बहुविविध प्रकार की होंगी और विकास की दिशा कोई एक रेखीय नहीं होगी, बल्कि वह स्थान और समय के अनुसार निर्धारित होगी। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की योजनाओं के निर्माण को बहुविविध, अनुकूलित यानी समय स्थान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार विकसित योजनाएं, और चूंकि इसमें जनता शामिल होगी इन योजनाओं के निर्माण में और उनके विचार भी शामिल होंगे, उनकी सक्रिय सहभागिता भी हासिल की जा सकती है, इसलिए उन्होंने इसको लोक केंद्रित भी कहा। और चूंकि यह स्थान विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा तो यह सतत प्रकार का भी होगा, सतत और समावेशी प्रकार का भी होगा। तो रॉबर्ट चैम्बर्स ने एक नई दृष्टिकोण दिया कि हमें एक वृहत प्रतिमान बनाने के बजाय, यानी कि हम एक मेटा नैरेटिव के बजाय हम एक माइक्रो जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सॉल्यूशन है उसकी तरफ चलें। अब भारत में जो विकास प्रशासन है उसको हम कैसे पहचानें? तो जैसा मैंने कहा, विकास प्रशासन, इरविंग स्वॉर्डलो ने ये बात कही थी कि इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, वो ये है, उन्होंने 4 P's का नाम दिया था, है ना, पॉलिसी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोजेक्ट्स। यानी 4 P's ही वास्तव में क्या है, विकास प्रशासन के मूर्त रूप है। तो भारत में अगर हम इसको देखें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े प्रसिद्ध नाम है, मनरेगा का नाम सुना होगा आपने, NRLM का नाम सुना होगा, PMY जी का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण BPL परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई जाती है। इसी तरह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और इसी प्रकार से एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम वगैरह, यह सब जो है वो आखिरकार क्यों है कि ये सब ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वरोजगार सृजन योजना है, मजदूरी रोजगार योजना है, ग्रामीण गरीबों के लिए मकान के प्रावधान, लघु सिंचाई साधन योजनाएं हैं। और इस प्रकार से इन सब का उद्देश्य है कि हम लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, और विकास प्रशासन का मूल उद्देश्य यही होता है कि हम लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करें
और उनके आय में वृद्धि करें, उनकी स्थिति को पहले से बेहतर बनाएं। तो ये सारी जो योजनाएं आप देख रहे हैं स्लाइड में, इसको आप पढ़ें और आप इस जोड़ सकते हैं कि जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में हम एक सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। वो सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, और इस प्रकार से लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना है। तो विकास प्रशासन अंततः है क्या? अगर हम इसको समझना चाहें बहुत ही संक्षेप में, तो विकासशील देशों में जहां धन और तकनीक के अभाव में सांस्थानिक विकास की कमी होती है, तो नौकरशाही विकास प्रशासन का एकमात्र उपकरण होती है, और इसी के माध्यम से उम्मीद की जाती है कि हम क्या करें, परिवर्तन लाएं, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाएं। लेकिन यहाँ पर एक द्वंद्व भी पैदा हो जाता है कि नौकरशाही जिस पर हम आरोप लगाते हैं कि वह यथास्थितिवादी होती है, वो नियमों के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध होती है, वो परिवर्तन नहीं चाहती है, लेकिन हम विकास प्रशासन के लिए उसी पर निर्भर होते हैं। तो ये एक अंतर्विरोध पैदा होता है कि कैसे हम उस नौकरशाही से विकास प्रशासन की उम्मीद करें। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि यदि हमने नौकरशाही की प्रवृत्ति में अगर हमने परिवर्तन नहीं किया, उसमें नवाचार की प्रवृत्ति हमने पैदा नहीं की, और जनता के दुख दर्द को समझने और जनता के जीवन में परिवर्तन लाने जैसी भावना उसमें पैदा नहीं की, तो अक्सर क्या होता है कि विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो फिर वही जो नौकरशाही के नियम प्रक्रिया है या जो जंजाल है उसमें फंस के रह जाते हैं। तो लक्ष्य तो भले ही आपको दिखाई देगा कि विकास के लिए किया जा रहा है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो काम करने का जो तौर तरीका है, अगर हम उसमें परिवर्तन न लाएं तो फिर वह एक दिखावे की बात हो जाती है। इसीलिए हमको इस बात को समझना चाहिए कि जब तक राजनीतिज्ञ और लोक चेतना, राजनीतिज्ञ जो है वो कैसे होने चाहिए, वह भी डेडिकेटेड हो कि हम परिवर्तन लाएंगे, हमें नियम बदलना पड़े तो नियम बदलेंगे, हमको जो है कानून नए क्या कहते हैं कानून का निर्माण करना हो तो नए कानून बनाएंगे, लेकिन हमें लोगों के जीवन में बेहतरी लानी है तो ऐसे डेडिकेटेड पॉलिटिशियंस भी चाहिए। और दूसरी बात, लोगों में जागरूकता का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हम नौकरशाही से बहुत ज़्यादा परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। नौकरशाही का एक स्वभाव है कि वह जो है नियमों के आड़ में अपनी शक्तियों को बढ़ाती है। और वास्तव में देखा जाए तो जैसा कि लास्की ने आरोप लगाया था कि यह जो है नियमों की आड़ में अपनी शक्तियों को बढ़ाती है और ये अपने आप में एक पृथक शक्ति का केंद्र बन जाती है, जिसका मूल उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता का हनन करना होता है। तो आप नौकरशाही से विकास प्रशासन की उम्मीद न करें। वह ज़रूर एक साधन है, जिसको कह सकते हैं हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। लेकिन हमें जब तक जो हमारे जनप्रतिनिधि और हम स्वयं एक जो नागरिक समाज है, इनका विकास नहीं होगा, इनमें चेतना नहीं आएगी, तब तक हम विकास प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही बात हमने आपको संक्षेप में यहाँ लिखकर बताई है कि राजनीतिज्ञों और प्रशासकों से बड़े पैमाने पर परिवर्तन की अपेक्षा रखना भी एक छलावा सिद्ध होता है। वास्तव में कई बार आपके जनप्रतिनिधि भी परिवर्तन के बजाय व्यवस्था को बनाए रखना पसंद करते हैं। होते तो आपके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में वे भी ढल जाते हैं। कुछ जो प्रखर राजनीतिज्ञ होते हैं, जिनका ज़मीर, जिनकी आत्मा जागृत होती है, वो परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ चूँकि उनको अपने विषय के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, तो जब तक उनमें अदम्य साहस और इच्छा न हो तब तक वो नौकरशाही को नियंत्रित भी नहीं कर पाते। इसलिए मैक्स वेबर ने एक बार कहा था कि नौकरशाही एक बहुत अच्छा घोड़ा है, लेकिन वह उसके लिए अच्छा घोड़ा है, अच्छा साधन है, जो अच्छा घुड़सवार है। अगर घुड़सवार कमज़ोर होगा तो वो घोड़ा जो है उस घुड़सवार को गिरा सकता है। तो एक अच्छे सक्षम राजनीतिज्ञ की आवश्यकता है, और साथ ही साथ जन चेतना का विकास भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आम नागरिक इस शासन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा और वो सक्षम नहीं होगा, तब तक विकास प्रशासन के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते।
इसीलिए समस्या का जो समाधान है, विकास प्रशासन के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने की जो समस्या है वह जन चेतना के विकास, लोक सक्षमता में वृद्धि और विनौकरशाहीकरण में ही निहित है। तो आशा करता हूँ कि आपने विकास प्रशासन के इस अवधारणा को समझा होगा, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।